स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। एसएससी स्टेनो में हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सभापति महोदय, आइए अब भविष्य की ओर देखें। हमें एक समृद्ध, स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है। हम इस दिशा में चल पड़े हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सफल राष्ट्रों की पंक्ति में हमारी गिनती होने लगी है। हमें रुकना नहीं है, गति को और तेज करना है। मैं किसानों, मजदूरों, कारीगरों, कर्मचारियों, नौजवानों और भारत के समस्त नागरिकों से सुखी व संपन्न भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान करता हूँ। मैं देश के आयोजकों से आग्रह करता हूँ कि देश के निर्माण में वे अपनी योग्यता और क्षमता की पताका फहराएं और दुनिया को दिखा दें कि भारत के उद्योगपति किसी भी प्रतिस्पर्धा में कम नहीं हैं। मैं अनिवासी भारतीयों से अपील करता हूँ कि वे इस महान उद्देश्य में अपना भरपूर योगदान दें। मैं भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से आग्रह करता हूँ कि वे ज्ञान विज्ञान के नए क्षितिज को छूकर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं भारत के खिलाड़ियों से भी अपील करता हूँ कि वे दुनिया के खेल के मैदानों में तिरंगे को बुलंदी तक पहुँचाएं। अगले महीने एथेंस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के लिए पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं देता है। आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। यानी हम एक होकर चलें, मिलकर चलें, सबको मिलाकर चलें। आजकल के इस वैज्ञानिक युग में भी कृषक वर्ग मौसम से संबंधित की गई वैज्ञानिक भविष्यवाणियों को प्रामाणिक नहीं मानते तथा वे अपनी पुरानी परंपरागत शैली से हवाओं के रुख के आधार पर तथा बिजली चमकने से ही वर्षा का अंदाजा लगा देते हैं तथा उनके अनुमान सही निकलते हैं। पूर्व में वास्तुशास्त्र के आधार पर निर्मित भवन आज भी अक्षुण्ण है तथा इनमें रहने वाले व्यक्ति प्यार, प्रेम एवं भाईचारे से रहते थे। आज इसके विपरीत हम सभी की नज़र में है। वायुयान का उल्लेख रामायण में मिलता है। अर्जुन के तीर आजकल की मिसाइल है। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल टीवी एवं रेडियो है। पहिए की जानकारी से ही आजकल के वाहन चलायमान हैं। मात्र गुरु की प्रतिमूर्ति से
एकलव्य ने अर्जुन से भी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली। सागर में पत्थर तैराकर भगवान राम लंका पहुंच गए। भारत अब परमाणु हथियारों से सन्नद्ध एक देश है। यह एक सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। हमें इसके लिए किसी से प्रमाण की आकांक्षा नहीं है। यह कोई ऐसा स्तर नहीं है जो कोई दूसरा हमें दे सकता हो। यह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा देश को सौंपी गई एक अक्षय निधि है। मानवता के छठे भाग से वासित इस देश का यह अधिकार है। हमारी बढ़ी हुई इस शक्ति ने हमारी जिम्मेदारी के एहसास को और बढ़ा दिया है। हमारी इच्छा किसी के विरुद्ध इन हथियारों का इस्तेमाल करने की नहीं है। हमारी यह शक्ति किसी देश को धमकाने के लिए नहीं है। ये हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं। ये हथियार यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि कोई दूसरा भारत को परमाणु हथियारों द्वारा डरा धमका नहीं सके। हम किसी के साथ हथियारों की होड़ में शामिल होना नहीं चाहते। पहले भी हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमें इस बात का दुख है कि परमाणु हथियारों से लैस अन्य देशों ने इन प्रस्तावों के बारे में कभी रचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। वास्तव में यदि उनकी प्रतिक्रिया रचनात्मक रही होती तो भारत को परीक्षणों का यह कार्यक्रम शुरू नहीं करना पड़ता। हम परमाणु हथियारों के समापन के लिए विश्वव्यापी समझौता वार्ता शुरू करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। परमाणु हथियार सम्मेलन के आयोजन से उसी प्रकार इन हथियारों को समाप्त करने के बारे में समझौता किया जा सकता है, जैसा कि महाविनाश के जैव हथियार और रसायन हथियारों के समापन के लिए विश्वव्यापी समझौते किए जा सकें। भारत परंपरा से एक ऐसा देश रहा है जिसका दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बेहद खुला रहा है। बहुराष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों में भारत के सक्रिय योगदान से ही लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारवाद की नीतियों से इस क्षेत्र और विश्व के अन्य देशों से हमारे संबंध बढ़े हैं। मेरी सरकार इन संबंधों को और गहरा तथा मजबूत बनाएगी। हमारी परमाणु नीति आत्मनियंत्रण और खुलेपन की रही है। हमने न तो 1974 में किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का
उल्लंघन किया था और न 1997 में किया है। 1975 में अपनी क्षमता के सफल प्रदर्शन के बाद हमने 24 वर्षों तक अपने को नियंत्रण में रखा है।